गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स, दैट इज़ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के अंतर्गत जो एलिमेंट्स हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन एंड रेडॉन। जैसा कि आप जानते हैं नोबल गैसेस जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट साइड में प्रेजेंट है, ग्रुप नंबर 18 में प्रेजेंट हैं। और इनको पहले इनर्ट गैसेस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि इन गैसेस के कोई भी कंपाउंड बनना पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। लेकिन बाद में कुछ कंपाउंड्स के बारे में पता चला, इसलिए इनके नाम में को जिस प्रकार से हम नोबल मेटल्स कहते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को, उसी प्रकार से इन गैसेस को नोबल गैसेस का नाम दिया गया। चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इससे बेसिकली एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन एंड रेडॉन जो है, ये एलिमेंट्स हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं। इसमें से रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियम। रेडियम का जब रेडियो एक्टिव डीके होता है, इट फॉर्म्स रेडॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स, और इस प्रकार से बनता है। तो इसकी जो हाफ लाइफ है काफ़ी कम होती है और ये अनस्टेबल है, इसलिए हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पर। रेडियो एक्टिव बेसिकली हमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनन के बारे में स्टडी करना है, इनसे रिलेटेड स्टडीज़ है। तो अगर हम देखें, पहले इनके अक्रेंस की बात देखें, तो आर्गन जो है वो इन सभी गैसेस में से सबसे ज़्यादा अबेंडेंट है। एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास जो है वो नोबल गैसेस पाई जाती हैं, और उसमें से जो मेजर पार्ट होता है वो हमारा आर्गन का होता है। हीलियम जो है ये बेसिकली जो मीथेन गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके साथ पाई जाती है। इसके अलावा कुछ एक और हैं, लाइक मोनाजाइट है, उसके अंदर भी पाई जाती है। बाकी जो गैसेस हैं, नियोन, क्रिप्टॉन और जीनन जो हैं, ये बहुत कम मात्रा में एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, एक प्रकार से रेयर गैसेस हैं। अब आते हैं हम इनके एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर हीलियम का हमें पता है, इसका एटॉमिक नंबर है 2। नियोन +8 करेंगे यानी कि 10 हो जाएगा। आर्गन 18, क्रिप्टॉन +18 कर दीजिए 36, जीनन 54 एंड रेडॉन विल बी 86 + 32 करेंगे तो रेडॉन का आ जाएगा हमारा 86। नाउ व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2। नियोन का हो जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6। आर्गन का इसी प्रकार से नियोन से आगे चलते हैं हम, तो पहले नियोन और उसके बाद आगे चलते हैं तो 3s2 एंड 3p6 आ जाएगा। आर्गन से आगे चलते हैं, क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक आर्गन तक का एज लिखा जाएगा, उसके बाद हम क्रिप्टॉन का लिखेंगे तो यहाँ पर 3d10, 4s2 एंड 4p6। इसी प्रकार से जीनन का लिखने के लिए क्रिप्टॉन, देन 4d10, 5s2, 5p6 हो जाएगा। रेडॉन के लिए जीनन, देन 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p6। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np6, यानी कि s और p सब सेल पूरी तरीके से यहाँ पर फुल्ली फिल्ड हैं। तो दूसरे शब्दों में कहते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एंड दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। सो इनके कोई बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं पाए जाते हैं। इससे पहले कि हम इनके कंपाउंड्स के बारे में बात करें, पहले इनके कुछ एक और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, इसके बाद हम ले लेते हैं इनका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अपने ग्रुप के बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट है। तो जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है,
लेकिन यहाँ पर इनके केस में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इनका एक तो क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट है। बाकी जो केसेस हैं उनके अंदर हम या तो उनका आयनिक रेडियस या फिर उनका कोवलेंट रेडियस लेते हैं। जब एटॉमिक साइज निकालते हैं तो बेसिकली हम कोवलेंट रेडियस को कंसिडर करके चलते हैं। यहाँ पर कोवलेंट रेडियस नहीं निकले क्योंकि ऐसा कोई कंपाउंड इसके अंदर बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पर जो हम रेडियस इसका निकालेंगे वो होगा इसका वैन डर वाल रेडियस। मीन्स जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई टू कहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस रहता है, वो इसका वैन डर वाल रेडियस होगा। तो ये रेडियस ज़्यादा होगा, सो दे आर लार्ज। इनका जो साइज है एकदम हम देखते हैं कि 17 ग्रुप से 18 में जाने पर अचानक जो है साइज इंक्रीज हो जाता है। सो देयर एटॉमिक रेडियस इज कंपेरेटिवली लार्जर एज कंपेयर टू द 17th ग्रुप एलिमेंट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड, यानी कि उसी पीरियड के अंदर जो 17th ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनकी तुलना में लार्ज होगा। सो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, जैसा कि जर्नल हम देखते हैं, दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। एक जनरल ट्रेंड है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी कई बार हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं। तो जनरल ट्रेंड आपको ध्यान रखना है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। इसके बाद आ जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल। मोस्ट लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में आइसोलेटेड गैसेस एटम में, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी को कि ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऐसे में दे डोंट हैव ए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होगी। सो दे आर हैविंग वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और वन ऑफ द रीज़न जो ये नॉन रिएक्टिव हैं, इसका वन ऑफ द रीज़न जो है वो यही है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, नोबल गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ट्रेंड ले लेते हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे सेम वही ट्रेंड फॉलो करेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, जैसा कि एज यूजुअल होता है। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा EgH। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज लार्ज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लार्ज पॉजिटिव। लार्ज पॉजिटिव होने के कारण क्योंकि ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है तो दे डोंट हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, इसलिए जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लार्ज पॉजिटिव, जबकि आपने 17th ग्रुप में देखा था वो नेगेटिव होती, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज नेगेटिव थी, या जबकि यहाँ पर लार्ज पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव साइड में अगर हम देखते हैं तब। उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है इनकी क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, सो दे डोंट नीड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे भी कंपाउंड बहुत कम बनते हैं, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो लो है। उसके बाद हम देखते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, these are actually monoatomic molecules and they are non-polar in nature। इनके अंदर किसी प्रकार की कोई पोलरिटी नहीं है, so that's why the इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो यहाँ पर है वो वीक वैन डर वाल फोर्स है। वैन डर वाल फोर्सेस, बल्कि उसमें भी हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है यहाँ पर लंडन फोर्सेस है जो वीकेस्ट है, लंडन फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन। सो लंडन फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन क्योंकि वीकेस्ट फोर्सेस हैं और इस वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, एंड दैट्स वाई दे आर हैविंग वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड
बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी लो होगा। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे, क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, तो उसके साथ साथ में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। हीलियम जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 4.2 केल्विन, जो कि लोवेस्ट है। जितने भी हमें नॉन एलिमेंट है उनमें सब में लोवेस्ट है। 4.2 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम। सो दिस इज अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हो गया। वोलेटिलिटी अगर देखते हैं तो हाईली वोलेटाइल हैं, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट्स वाई दे एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। सो these are some of the physical properties that we have discussed. डिफ्यूजन ले सकते हैं, दे आर हाईली डिफ्यूजिबल। हाईली डिफ्यूजिबल, बहुत ज़्यादा डिफ्यूजिबल होती, बहुत तेज़ी से डिफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तक कि रबड़, ग्लास, प्लास्टिक वगैरह जो हैं उनके अंदर से भी ये गैसेस आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं, तो ये भी इनकी एक विशेषता है। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। नोबल गैसेज आर केमिकली वेरी लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव होने का कारण क्या है, ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया है। पहली चीज़ है, चलिए हम लिख लेते हैं, लो रिएक्टिव। ड्यू टू, पहला है कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। वैलेंस सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। NH2 NP6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका कारण है। दूसरा है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए कैटायन नहीं बना सकता। तीसरा कारण हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। और 1962 से पहले ये माना जाता था कि इन गैसेस के कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता था। बाद में इनको नोबल गैसेस का नाम दिया गया। इन 1962 नील बार्टलेट इन्होंने एक कंपाउंड प्रिपेयर किया, इसके ऊपर वर्क किया। एक कंपाउंड इन्होंने प्रिपेयर किया, दैट वाज O2 पॉजिटिव PTF6। ऑक्सीजन का PTF6 के साथ में रिएक्शन करा करके इन्होंने एक रेड कलर्ड कंपाउंड प्रिपेयर किया। ये कॉम्प्लेक्स तैयार किया। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +1। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इट सिंपली मीन्स दैट इट हैज़ लॉस्ट वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। सो अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इसका मतलब इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है। एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी ऑक्सीजन की इज 1175 किलो जूल पर मोल। अब जीनन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 1170 किलो जूल पर मोल। सो यहाँ से इन्होंने एक आइडिया लिया कि अगर ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है PTF6 के पास, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई है, 1175 किलो जूल पर मोल है, और ये जीनन से काफ़ी मैच करती है, तो इसका मतलब है कि जीनन का भी कंपाउंड बन सकता है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जीनन के साथ में
जीनन और PTF प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड इसके साथ में रिएक्शन कंडक्ट कराए विशेष कंडीशंस के अंदर, एंड ही फाउंड दैट XePTF6 नेगेटिव कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यहाँ पर भी जीनन का जो है कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है, ये कंपाउंड यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। इससे इन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया, इसका मतलब कि जीनन जो है वो कंपाउंड बना सकता है। सो लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट देयर आर वेरियस कंपाउंड्स ऑफ द जीनन्स। जीनन के कई कंपाउंड्स के बारे में हमें पता चला। XeF2, XeF4, like XeF6 जीनन हेक्साफ्लोराइड, XeO2F2 and XeOF4. So these are the various compounds of the xenon that has been discovered later on. इसके अलावा बाकी जो नोबल गैसेस हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं वो लगभग नेग्लिजिबल हैं। केवल क्रिप्टॉन जो है KrF2 और रेडॉन का RnF2, इन दो के बारे में और हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ये दो कंपाउंड्स का बनना भी पॉसिबल है, लेकिन ये लेस स्टेबल होते हैं। सो यहाँ पर हम स्पेशली स्टडी करने वाले हैं जीनन के कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स ऑफ जीनन। कंपाउंड्स ऑफ जीनन। जीनन की क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी हाई है, इसका मतलब ये केवल उन एटम्स के साथ में अपने कंपाउंड बना सकता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव हो, ताकि आसानी से वो एनर्जी मिल सके जो आयोनाइजेशन के लिए चाहिए। इसलिए इसके जो कंपाउंड्स है या तो ये फ्लोरीन के साथ बनाता है या फिर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ, यानी कि या तो ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सोफ्लोराइड बनाता है या फ्लोराइड्स बनाता है। 3 प्रकार के कंपाउंड हमें इसके देखने को मिलते हैं। इनके कंपाउंड्स को जो है अलग अलग कंडीशन में, स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर जीनन और फ्लोरीन के डायरेक्ट रिएक्शन के द्वारा बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जीनन प्लस F2 एट ए टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन, इट गिव्स जीनन फ्लोराइड। Xe plus F2 at 873 Kelvin, it gives xenon tetrafluoride. Xenon tetrafluoride. Xenon plus 3F2 at 573 Kelvin, but at a high pressure of 62.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर हम रिएक्शन कराते हैं, इट विल गिव जीनन हेक्साफ्लोराइड। जीनन हेक्साफ्लोराइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड। जीनन हेक्साफ्लोराइड जो है इसका जो हम प्रिपरेशन है उससे भी कर सकते हैं। जीनन टेट्राफ्लोराइड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं O2F2 के साथ में, तो इसके द्वारा भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इट विल गिव XeF6 प्लस O2। तो यहाँ से भी इसको हम प्रिपेयर करा सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ जीनन। जीनन के कुछ कंपाउंड्स हैं, जीनन के डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोराइड्स हैं जो हम प्रिपेयर करा सकते हैं। नाउ जीनन के जो फ्लोराइड्स हैं दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये तो हमारा प्रिपरेशन हो गया। लेट अस टेक द हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनन क्लोराइड। XeF2 प्लस H2O, अगर हम इनके बीच में हम रिएक्शन कराते हैं जीनन फ्लोराइड के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में, इट विल गिव Xe प्लस HF
प्लस ऑक्सीजन। इसको हम 2 से कर देते ताकि इसको मोलिकुलर फॉर्म में ले आ सकें। सो 2Xe प्लस 4HF प्लस में O2। इस प्रकार से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जीनन बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो जाता है। इसी प्रकार से XeF4, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2O, it will give जीनन प्लस XeO3। तो यहाँ पर जीनन बन रहा है XeO3 प्लस में HF प्लस में ऑक्सीजन। यहाँ पर ये कंपाउंड्स बनते हैं, इनको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए 6 12, तो यहाँ पर 24 HF हो जाएगा। और Xe यहाँ पर 2 हो जाएगा। सॉरी 4X यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3O2, ताकि बैलेंस हो जाए रिएक्शन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीनन ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये रिलीज होता है अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हैं उस समय। इसी प्रकार से जीनन हेक्साफ्लोराइड XeF6, इसका हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर कराते हैं H2O, it will give 6HF प्लस जीनन प्लस ऑक्सीजन। XeO3, जीनन ट्राइफ्लोराइड बनता है और HF बनता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है जो कि जीनन के साथ रिएक्शन करके जीनन ट्राइऑक्साइड बना लेते हैं और 6HF बनता है। तो अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं जीनन के डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड का, सो दीज आर द वेरियस प्रोडक्ट्स दैट वी गेट। अगर हम इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वी विल गेट जीनन ऑक्सीफ्लोराइड्स। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनन हेक्साफ्लोराइड XeF6 प्लस H2O, इसका अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये बनाता है XeOF4 प्लस 2HF। XeF6 प्लस 2H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, इट विल गिव XeO2F2 प्लस 4HF। तो यहाँ पर हमें जीनन ऑक्सीफ्लोराइड बना सकते हैं, 2 जीनन के ऑक्सीफ्लोराइड्स बनते हैं। तो आप इसको प्रिपरेशन ऑफ जीनन ऑक्सीफ्लोराइड में भी इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जीनन के जो फ्लोराइड्स हैं वो एक्सेप्टर के रूप में भी काम करते हैं और डोनर के रूप में भी काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। फॉर एग्जांपल XeF2 प्लस PF5, अगर इसके साथ में हम रिएक्शन कराते हैं सो इट कैन गिव XeF पॉजिटिव इंटू PF6 नेगेटिव। इस ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है, इनके साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इन द सेम वे XeF6 प्लस MF, अगर इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा फ्लोराइड आयन को, तो एक्सेप्टर का काम कर रहा है यहाँ पे। सो इट विल गिव M पॉजिटिव XeF7 नेगेटिव बना लेगा। सो ये फ्लोराइड डोनर और फ्लोराइड एक्सेप्टर दोनों के रूप में भी काम कर सकता है और इस प्रकार से ये जो दूसरे स्टेबल कंपाउंड्स हैं उनके साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स
फॉर्मेशन कर सकता है, जैसा कि हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी ट्रांजिशन मेटल्स के केस में देखते हैं। सो दीज आर द वेरियस कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्टिविटी जो जीनन के हैं। नाउ लेट अस टेक द शेप ऑफ जीनन कंपाउंड्स। इनकी जो शेप है उसको हम वेस्पर थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला हम लेते हैं XeF2। सो जीनन के पास टोटल जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस सेल में। 2 अगर ये फ्लोरीन के साथ में शेयर कर लेता तो इसका मतलब है इसके पास में 3 जो हैं लोन पेयर बचते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले हम निकाल लेते हैं वेस्पर थ्योरी के लिए जो हमें चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हो जाएंगे इसमें, हाफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल 8, मोनोवैलेंट एटम 2, चार्ज कोई नहीं है, यानी कि टोटल आगे 5 पेयर्स हो गए। बॉन्ड पेयर यहाँ पर हमारे पास हो जाते हैं 2 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं 3। इसका मतलब है कि जो ज्योमेट्री होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी वो क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिड बनना चाहिए, जिसमें से जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उन तीनों पोजीशन के ऊपर क्या आने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि जीनन और ये जो 3 पोजीशंस हैं यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और एक फ्लोरीन इधर होगा और एक फ्लोरीन इधर होगा। सो क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गए तो आप इसको यहाँ पर हटा करके केवल ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो इसलिए जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो गया यहाँ पे, इट इज़ ए लीनियर मॉलिक्यूल, शेप इज लीनियर। XeF4 यहाँ पर भी इसी प्रकार से निकाल लीजिए। तो 8 + 4 12 है, यानी कि हाफ के, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं यहाँ पे। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। सो इट शुड बी स्क्वायर बाई पिरामिड। तो स्क्वायर बाई पिरामिड के अंदर जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो चारों वहाँ पर प्रेजेंट होगा फ्लोराइड आयन, और बाकी जो 2 पोजीशन बचती हैं यहाँ पर प्रेजेंट होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर, इट विल बी स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से XeF6 में देखते हैं 8 + 6 यहाँ पर हो गए 14, 14 का मतलब यहाँ पर आ गया 7 पेयर। तो 7 पेयर हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर हैं वो हो जाएंगे हमारे पास 6 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास हो जाता है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है पेंटागोनल बाई पिरामिड है, यानी कि इसका मतलब एक डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी यहाँ पर। सो अगर हम पेंटागोनल शेप दिखाते हैं XE यहाँ पर सपोज करिए कि एक F यहाँ पर है, सो हमें यहाँ पर 5 पोजीशंस दिखानी है। ये 5 तो पेंटागन बनाएंगे। अब इसके अलावा एक अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। तो एक जो पोजीशन होगी वहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, हम इसको ऑर्बिटल के रूप में दिखा देते हैं। और एक जो पोजीशन है वहाँ पर इसमें प्रेजेंट होगा फ्लोराइड प्रेजेंट होगा। सो अगर इसको देखें तो ये डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री शो करता है। डिस्टोर्टेड पेंटागोनल पिरामिड से।
डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एक ये पोजीशन है यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है और बाकी जो पोजीशंस हैं उसके ऊपर फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट रहेंगे। नाउ शेप ऑफ XeO3। XeO3 यहाँ पर ऑक्सीजन जो है क्योंकि डाइवेलेंट होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया हमारे पास 4। तो इसका मतलब अगर हाइब्रिडेशन के हिसाब से देखें तो sp3 है और वेस्पर थ्योरी भी लगे हैं तो चारों अलग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कि टेट्राहेड्रल शेप बननी चाहिए। लेकिन ऑप्शन 3 है तो इसका मतलब पिरामिड शेप बनेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 3 तो ऑक्सीजन है जिसको ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और एक लोन पेयर यहाँ पर बचेगा। सो इट विल बी पिरामिड शेप। यहाँ पर जो शेप आएगी वो पिरामिड शेप होगा। इसी